Okay, so today we start the new chapter, dual nature. Basically, what happens is कि जो पार्टिकल है और जो वेव्स है, इन दोनों को अलग अलग स्टडी किया जाता है। लेकिन ये भी बोला गया है कि पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है, लेकिन इसका मतलब है कि पार्टिकल भी कभी कभी वेव जैसे बिहेव करता है। और ये भी बोला जाता है कि वेव का ड्यूअल नेचर होता है और वेव भी कभी कभी पार्टिकल जैसे बिहेव करती है। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द wave nature of the particle and the particle nature of the wave. Okay, so basically more about dual nature of radiation and matter. So what we study is like जो wave होती है, खास करके जिसको हम लाइट बोलेंगे, लाइट, हम लाइट के रेस्पेक्ट में इसको बात करते हैं। then it travels in vacuum with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second. The first proposition was that light is made up of particles. सबसे पहला जो था न्यूटन ने बोला था कि light is made up of particles. उसके बाद हाइगन ने अपना वेव प्रिंसिपल दिया था, हाइगन थ्योरी ऑफ वेव, जो कि उस समय उतनी एक्सेप्ट नहीं हुई थी। बट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद दिस वाज एस्टेब्लिश दैट लाइट इज ऑफ द वेव नेचर, बिकॉज यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हुआ था, एंड इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेना ऑफ वेव्स एंड नॉट ऑफ पार्टिकल। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया, मतलब ये एस्टेब्लिश हो गया था कि लाइट का नेचर जो है वेव नेचर है। तो फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट हुए थे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, जो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एंड दैट एस्टेब्लिश दैट लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर। एंड फिर उसमें नाम भी दिया कि जिस पार्टिकल से लाइट बनी है उस पार्टिकल का नाम फोटोन है। ओके, एंड आइंस्टाइन की फिर इक्वेशन भी आ गई इसमें कि पार्टिकल नेचर कैसा होगा लाइट का। सो आफ्टर ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस, इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, एंड व्हाट वी कंक्लूड इज दैट लाइट इज ऑफ डुअल नेचर। उसका पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है। या उसके बाद अपने बेसिकली बोल दिया कि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनका पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, कि जो लाइट जिन पार्टिकल्स की बनी हुई है उन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे फोटॉन्स। और फोटोन के पास डेफिनेट एनर्जी भी है और लीनियर मोमेंटम भी है। सो दीज फोटॉन्स जिससे हमने लाइट को बनाया है, दीज फोटॉन्स कैरी, क्योंकि वेव्स है, वेव्स बेसिकली कैरी एनर्जी, राइट। तो ये फोटॉन्स अब एनर्जी कैरी कर रहे हैं, बट क्योंकि ये पार्टिकल है इसीलिए इसके पास एक मोमेंटम भी रहेगा। सो दे कैरी द मोमेंटम ऑल्सो। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है हर एक फोटोन के पास, दैट E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, वेर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ये वहां से आ रहा है। और इसका मोमेंटम होता है मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन फोटोन्स जो होते हैं इनका रेस्ट मास 0 होता है, यानी कि इनका कोई मास ही नहीं है। तो वो mv करके तो इसका मोमेंटम डिफाइन नहीं किया जा सकता है। देन द मोमेंटम डेफिनेशन इज p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। ऐसे इसका मोमेंटम डिफाइन किया जाता है, where lambda is the wavelength of the wave. h is a Planck's constant, वो तो तुम्हारे को मालूम ही होगा। h क्या है? h is Planck's constant, जिसकी वैल्यू लगभग 6.62 इंटू 10⁻⁻34, राइट। यूनिट्स ले लो,
जूल सेकंड पर मीटर, राइट? ये होती है ना? नहीं 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 नहीं, सॉरी। जूल सेकंड, एच की यूनिट हो गई जूल सेकंड। ओके। टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड व्हेन फोटोन कोलाइड्स विद मटेरियल पार्टिकल। ये प्रॉब्लम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कोई भी, जिसमें फोटोन के साथ कोलिजन करवाएंगे, फोटोन के साथ कोलिजन करवाएंगे, देन जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसको अपहोल्ड करेंगे, एंड विल कंजर्व एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ। सो जहां पे पार्टिकल होगा तो हम पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी एंड mv करके मोमेंटम को कंजर्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, हेलो मुआज, हेलो। जी सर। ओके, तो ठीक है। तो हम उसके एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कंजर्व करेंगे। जो जिस वेव को हमने पार्टिकल जैसे ट्रीट किया है उसकी एनर्जी एच न्यू रहेगी और उसका मोमेंटम एच बाय लेमडा रहेगा। तो वी हैव टू कंजर्व द energy and the momentum in the collision for the photons also. Okay, so this is the overall picture of पार्टिकल नेचर ऑफ वेव जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। मुआज, तुमने लेट ज्वाइन किया है, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। अभी खाली इंट्रोडक्शन दिया है। आई हैव जस्ट गिवन द हिस्ट्री की लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है वैक्यूम में। एंड पहले लाइट को पार्टिकल नेचर जैसे ट्रीट किया जा सकता है, न्यूटन ने बोला। फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया, इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ, उसका वेव नेचर एस्टेब्लिश हो गया। देन वापस से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक्सपेरिमेंट हुआ और लाइट को पार्टिकल नेचर एस्टेब्लिश हो गया और उस पार्टिकल को बोला गया फोटोन। और आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन भी बना के दे दी। और इन सब के बाद जो कंक्लूजन ये निकला कि लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। जो लाइट ड्यूअल नेचर की तो उसका उसका वेव नेचर तो था ही था, और जो पार्टिकल नेचर था उस पार्टिकल को बोला फोटोन्स। और वो जो फोटोन है जो पार्टिकल है बट उसका रेस्ट मास 0 है। जनरली पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसके पास मास होता है। लेकिन फोटोन्स के रेस्ट मास को 0 माना गया है। तो उसकी एनर्जी जो है फोटोन की, दैट इज लाइक द एनर्जी ऑफ द वेव विच इज एच न्यू। उसका मोमेंटम एच बाय लेमडा है। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। और फोटोन के कोलिजन में हम लोग एनर्जी और मोमेंटम दोनों को कंजर्व करेंगे जैसे कि हम न्यूटन मैकेनिक्स में करते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर द ड्यूअल नेचर ऑफ वेव जो हमने स्टडी किया अभी। ओके। अब जो हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी ऑफ द वेव, जब हम उसको वेव जैसे ट्रीट करते हैं वी से द एनर्जी स्प्रेड आउट एंटायरली। ओके, पूरे रीजन में एनर्जी को स्प्रेड आउट कर लेते हैं when we treat it as a wave, and when we treat it as a particle then the energy is quantized. Okay, तो वेव की एनर्जी दो तरीके से स्टडी होती है। जब उसको वेव जैसे ट्रीट करते हो जब उसको वेव जैसे ट्रीट करते हो तो एनर्जी स्प्रेड आउट इन द एंटायर रीजन। एनर्जी इज स्प्रेड आउट इन द एंटायर रीजन। ओके। हाँ, ओके। एंड व्हेन दिस वेव इज ट्रीटेड एज पार्टिकल, अरे वेव ही है। एंड व्हेन वी ट्रीट एज अ पार्टिकल then energy is quantized. Okay, don't confuse ये wave है कि light है। I am saying light is also a wave.
So when I say light, we are talking about one wave. But when we say wave, then all the electromagnetic waves will come into this category. So यहाँ पे light लिखो या wave लिखो फर्क नहीं पड़ता, because when we say light travels with the speed of 3 × 10⁸ meter per second in vacuum, in fact all the waves, electromagnetic waves, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे इंफ्रारेड रेज हो, या अल्ट्रावायलेट रेज हो, या हीट वेव्स हो, whatever is in traveling the vacuum, they all travel with the same velocity 3 × 10⁸ meter per second. And all these waves are electromagnetic waves. And for them, when we treat these waves as particle, then for all the waves, the particles are photon, or for all the waves. Okay. We particularly apply this for the light in this scenario, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, वो लाइट के लिए होता है. हमने लाइट के लिए स्टडी किया, बट वो किसी भी वेव के लिए पॉसिबल है. So don't worry about it. Whether I say light or wave, I can use it interchangeably. But we are talking about the particle nature of the wave. Light is one of the wave. Okay. So the energy is quantized and the energy is spread out in the region. What do you mean by energy is quantized? Energy is quantized का मतलब होता है एनर्जी पैकेट्स में आती है, डिस्क्रीट बंडल्स में आती है एनर्जी, डिस्क्रीट बंडल्स. एंड दोस बंडल्स जो है, जो पैकेट्स है, बंडल्स है, पैकेट्स है, which carries the energy, that bundles or packets are basically photon. हर एक फोटोन के पास एनर्जी होती है h nu, h nu, h nu. So you'll always get energy in the form of multiple of h nu. So if you increase the number of photons, intensity will increase. Intensity will, actually total energy will increase. Total energy will increase. And intensity is energy incident per unit area per unit time. Intensity is energy incident per unit area per unit time. So अगर इस एरिया पे जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, and if you increase the number of photons n incident on this area, then the intensity also increases. Okay. So for particle nature, if you want to increase the intensity of the light, there are two ways of increasing the intensity of the light. और एनर्जी ऑफ द लाइट अगर अपने को इंक्रीज करनी है कि इस रूम, मतलब जो भी अपने पास इंटेंसिटी, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है या जो भी वेव इंसिडेंट हो रही है, उसकी एनर्जी इंक्रीज करनी है, इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है, देयर आर टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी इंक्रीज करने के दो तरीके. आइदर यू चेंज द वेव, क्या करो, चेंज द वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी ν1 से ν2 कर दो. अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, तो h nu इंक्रीज हो जाएगा. And the number of photons remains same, that is number of photons is n only, then also intensity increase, क्योंकि हर एक फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो गई. So this is basically you are changing the wave itself. तुम्हारे पास रेड कलर की लाइट थी, उसी जगह ब्लू कलर की लाइट कर दिया, वायलेट कलर की लाइट कर दी, क्योंकि लाइट चेंज हो गई है, या तुमने वेव ही चेंज कर दी. अल्ट्रावायलेट की जगह ये क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड कर दिया है, या रेडियो कर दिया, डिफरेंट कर दिया. इफ यू चेंज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज यू आर चेंजिंग द वेव, the energy will change. The another is we keep the same wave, we keep the same frequency, and what we do is we increase number of photons. Okay. So यहाँ पे अब तुम देख लो, जो हमारे पास एनर्जी E is equal to h nu है, there are two things, either you change the number of photons or you change the frequency. Either you change number of photons or you change the frequency. Number of photons change करके भी इंसिडेंट एनर्जी या इंटेंसिटी को इंक्रीज चेंज किया जा सकता है. एंड बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो
इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है. ओके, सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस. The photon may get absorbed and a new photon may be emitted. So this is again like momentum gets conserved, energy gets conserved, but photons may or may not get conserved. May or may not get conserved. इसका कुछ नहीं है, फोटॉन्स के ऊपर कुछ भी नहीं है. जैसे फोटोन किसी एटम से टकराया, ओके, और फोटोन के पास जितनी भी एनर्जी थी, उस फोटोन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में चला गया. देन द फोटोन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. ओके, और एनर्जी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन के पास चलेगी, मोमेंटम भी चला जाएगा, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, सब कुछ कंजर्व रहेगा. ओके, मास नाम की चीज ही नहीं फोटोन के पास, सो डोंट वरी अबाउट. और इट में हैपन कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो पार्टली एनर्जी ट्रांसफर होगी. तो जितनी एनर्जी बचेगी ना, उतनी एनर्जी का एक फोटोन वापस से एमिट भी हो जाएगा. सो दोनों ऑपरेशंस पॉसिबल, या तो फोटोन पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, या फोटोन एब्जॉर्ब हो जाए और एक नया फोटोन एमिट हो जाए नई एनर्जी के साथ. दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन which type of collision there is, and how is the momentum conserved and how is the energy conserved. Okay, so यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, the photon may get absorbed and a new photon may be emitted. May be emitted मतलब हो सकता है नया फोटोन एमिट हो सकता है नया फोटोन एमिट ना भी हो. अब इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करते हैं हम. ये मेटल सरफेस है. सो मेटल्स मतलब कंडक्टर होगा, राइट. इट हैज लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड इट. लॉट ऑफ, जो न्यूक्लियस के साथ टाउट बाउंड इलेक्ट्रॉन है उनकी बात नहीं कर रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड, एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल. ओके, सो व्हेनेवर लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस, या तुम हीट करते हो, और या तुम थर्मायनिक करते हो, या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके करते हो, बाय वॉट एवर प्रोसेस, if you want to remove this electron from the metal, so possibility is either this electron will come out, or this electron will come out, or this electron will come out. Okay, so this electron, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर बाहर लाना है, this electron is deep inside the metal. Okay, तो इसको सबसे पहले सरफेस पे लाना होगा. तो सरफेस पे लाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए हमारे, और फिर सरफेस पे आने के बाद जो फोर्स इसको बाउंड करके रख रहा है सरफेस पे, उस फोर्स को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है. उस सरफेस को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए. अगर उसके कंपेयर में ये जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना है, तो थोड़ी कम एनर्जी लगेगी. ओके, सो अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी E1 लगेगी, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर है थोड़ा सा सरफेस पे, उसको निकालने के लिए E2 एनर्जी लगेगी. एंड दिस इलेक्ट्रॉन विच इज एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो एनर्जी E3 लगेगी. एंड दिस E3 इज द मिनिमम एनर्जी. E3 जो है, दिस इज द मिनिमम एनर्जी required to bring electron out of any metal surface, right. This is the easiest electron to remove. Then this minimum energy which is required to remove the electron from the metal
या एमिशन बोले, जिसको इलेक्ट्रॉन एमिशन बोले, दिस मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री और टू emit electrons on metal surface is called work function. इस मिनिमम एनर्जी E3 को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन. This minimum energy E3 is known as work function and it is measured in electron volt. जूल्स में मेजर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम एनर्जी होती है, तो इसका जो मेजरमेंट होता है, दिस इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joules. Just a second. ठीक है, and 1 electron volt is defined as 1.6 into 10⁻⁻19 joules. इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दिस डेफिनेशन इज बेसिकली एनर्जी acquired by electron when it is accelerated by when it is accelerated in an electric field of potential electric field between 2 points of potential difference equal to 1 volt. ठीक है ना? ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन होती है. Energy acquired by electron when it is accelerated in an electric field between 2 points of potential difference 1 volt. ओके, इसको ऐसे समझ लो कि मान लो अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई. ओके, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल वी डी होता है या वी इक्वल ई बाई डी होता है. तो अगर ये दो पॉइंट्स ले ले, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, जिसके बीच का डिस्टेंस डी है, एंड V1 माइनस V2 इज 1 वोल्ट लेट से. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में. कितना लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई. और अगर ये डी डिस्टेंस से आगे मूव होता है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच विल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. या अगर यहाँ पे अगर काइनेटिक जीरो, अगर ये यू जीरो है तो वो कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर. वर्क डन कितना हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो
force is q into E into displacement dd. मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा। E इज v by d होता है ना, सो v इज ed होता है। सो दिस इज इक्वल टू E इंटू v। तो अगर 1 वोल्ट है तो 1 वोल्ट का हो गया। देन दिस इज व्हाट, E इंटू v इज व्हाट, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू लेट्स से 5 वोल्ट। तो इतना इतना जूल्स हो जाएगा एनर्जी का, इतनी जूल्स एनर्जी हो जाएगी। सो नाउ दिस इज वेरी स्मॉल नंबर, दिस इज वेरी स्मॉल नंबर। तो हम इस ई को ई रहने देते हैं और वी को वी रहने देते हैं, एंड वी से 1 जूल इज 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस। तो ये हमारे पास एनर्जी का एक नया यूनिट आ गया। सो अगर वी 1 वोल्ट है, then this will be the 1 joule will be 1.6 into 10⁻19. 1 electron volt will be 1.6। सॉरी मैंने उल्टा लिख लिया, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख लिया ना। 1 electron volt is 1.6 into 10⁻19 joules। ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ओके, सो वी हैव डिफाइंड वर्क फंक्शन के साथ मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी डिफाइन कर दिया। नाउ वी आर सेइंग कि इलेक्ट्रॉन एमिशन कितने तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली हम तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ेंगे, बट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन देयर, देयर इज अ थर्म आयनिक एमिशन। थर्म आयनिक एमिशन क्या होता है, द एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी गिवन बाय हीटिंग द मेटल। तो जब किसी मेटल को हीट करेंगे, अगर ये मेटल है और अगर उसको हीट कर रहे हैं, ओके, देन if the electrons acquire so much of energy that they're able to break the attractive forces और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है by this heating effect, then these electrons are known as thermoelectrons। These electrons are known as thermions or thermoelectrons, okay? And the process of emission is by heating, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्म आयनिक एमिशन। दिस इज वन काइंड ऑफ एमिशन। एनर्जी तो वही है, हाँ, जितनी एनर्जी लगेगी वो लगेगी। तो जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर आने के लिए मिनिमम एनर्जी लगेगी, सरफेस के इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी लगेगी, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। वर्क फंक्शन, हर मेटल का अलग अलग मेटल फंक्शन वर्क फंक्शन होता है ना। वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, हर एक मेटल अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अलग अलग फोर्स से बाइंड करके रखता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, और जितना इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा उतनी कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर फील्ड एमिशन है, व्हाट डज दिस मीन, कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नाउ इफ यू प्लेस सम मेटल हियर इन द फील्ड, दो जो इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है
उन पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उन पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, E इंटू ई। तो सबसे इजी तो होगा वही वही होगा, जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना हो जाएगा। बल्कि इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी है। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर देख लो, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, 10⁸ वोल्ट पर मीटर, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ? हमारे घर पे तो 220 वोल्ट का सप्लाई आता है, 1100 वोल्ट या 3000 केवी की लाइन भी बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग। 33 केवी की लाइन मतलब इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 10⁸ वोल्ट पर मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए। सेकेंडरी एमिशन, emission of electrons from a metal surface by the bombardment of high speed electrons or other particles, this is known as secondary emission. So what happens here is, जैसे ये एटम है किसी मेटल के अंदर, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन अभी जो है ना एटम के अंदर बाउंड है, एंड देन सब आउटसाइड इलेक्ट्रॉन या कोई भी दूसरा पार्टिकल जब इनके साथ कोलाइड करता है, देन these electrons transfer the energy to this electron by the process of collision. Collision में एनर्जी ट्रांसफर होता है, एंड दे विल नॉक आउट दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन की जगह फोटोन भी हो सकता है, हाइड्रोजन आयन भी हो सकता है, हीलियम आयन भी हो सकता है, या कोई भी पार्टिकल हो सकता है, एनी पार्टिकल फोर्स है, बट जनरली यही पार्टिकल होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ कोलिजन्स हियर, दिस इज नोन एज सेकेंडरी एमिशन। जब किसी एटम को, मेटल को किसी दूसरे पार्टिकल से बम्बार्ड किया जाए और जो एटम के अंदर जो बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको नॉकआउट किया जाएगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। अब इसमें दोनों चीजें, कभी कभी मतलब मेटल से करवा रहे हो तो फ्री जो इलेक्ट्रॉन से वो बाउंड होके बाहर निकलेंगे। जब गैस से करवा रहे हो, जैसे हाइड्रोजन ले लिया या, तो उनके एटम से निकल के बाहर आएंगे। तो अभी तो हम यहाँ पे मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इस समय पर जो बात कर रहे हैं ना, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस पे है या मेटल के अंदर है उनको नॉकआउट करने की बात कर रहे हैं इस सेकेंडरी एमिशन में। बट मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे किसी चैम्बर में, किसी इवेक्यूटेड ट्यूब के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस ले रखी है रेरिफाइड, और फिर ऐसा बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, तो उसमें फिर एटम के साथ जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो भी बाहर निकल सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। एंड द लास्ट इज द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, जिसको हम अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. These photo light generates electrons are called photoelectrons. इनको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे अभी अपन ने क्या बोला था इसके पहले, इनको थर्म आयंस बोला था या थर्मो इलेक्ट्रॉन्स बोला था, बिकॉज दे वर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, बिकॉज इनको निकालने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इनको निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल है फोटोन्स। ओके, तो इस केस में क्या होता है अब कि जैसे इस इलेक्ट्रॉन को ले लो जो सरफेस के ऊपर है, या एक इलेक्ट्रॉन जो अंदर है, और कोई फोटोन। फोटोन इज अ पार्टिकल विदाउट मास, तो हम तो बोल रहे हैं कि एच न्यू एनर्जी का फोटोन है। जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है और अपनी सारी एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, देन द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। एंड मे बी अगर डीप इनसाइड कोई इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है वो भी बाहर आ जाए। बट ये जो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे है, द इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस requires minimum energy to come out, and that energy which is the minimum energy required to bring the electron out is known as phi, work function, है ना?
और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। इसको कितनी एनर्जी चाहिएगी? सरफेस तक आने के लिए एक अलग एनर्जी चाहिएगी, और सरफेस से बाहर आने के लिए वापस 5 एनर्जी चाहिए, और सरफेस तक आने के लिए कुछ अलग ही एनर्जी चाहिए, राइट। तो पहले तो सरफेस तक लाने के लिए एनर्जी E1 चाहिएगी। तो मतलब इसका मतलब ये जो फोटोन आ रहा है, ये वाला जो फोटोन आ रहा है, इसके पास जो एनर्जी है E1 प्लस E2 होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम एनर्जी कितनी है? पहले तो उसको सरफेस तक लाओ और फिर सरफेस से बाहर निकालो। और इसको मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? सिर्फ 5 के बराबर चाहिए। इसको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो सिर्फ 5 के बराबर चाहिए, कि उसको सिर्फ सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। इनफैक्ट ये सब थर्माइनिक के लिए भी वैलिड है, फील्ड के लिए भी वैलिड है, सेकेंडरी एमिशन के लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है। बट हम इसको डिटेल में सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया। तो और ये फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो हम करवा रहे हैं वो किससे करवा रहे हैं? लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट के साथ करवाएंगे मेटल सरफेस के लिए। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from the metal, mostly from the surface and from the deep inside the surface also. The photo generates electrons are called photoelectrons. ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं इसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एक बात ध्यान रख लेना, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, there is no way to differentiate it. इसको तुम ये नहीं बोल सकते कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स और थर्मानिक इलेक्ट्रॉन्स को तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे कि दोनों अलग अलग कैसे दिखते हैं। There is no way to differentiate it. It's only by the process we are calling it by the different name. Okay. So this is the introduction of the chapter, जो हम आगे जाके उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आई ओवर द क्लास हियर ओनली, हम इसको कल वापस से कंटिन्यू करेंगे। ओके।